ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का फिजिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और साथ ही में करेंगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये शायद इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसको खत्म करने का। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? डेंसिटी वैसे शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे सॉलिड हो, डेंसिटी क्या होती है? एक्चुअल जो डेंसिटी का मीनिंग है वो ये है कि उसके जो पार्टिकल होंगे, जैसे कि कोई भी चीज है, मैटर है, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी स्टेट में हो, अब वो क्या होगा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे, या फिर मैं कुछ कॉमन कहूंगा कुछ पार्टिकल्स होंगे, उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे हमारे किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर जो होगा। तो डेंसिटी का मतलब ये है कि उस मैटर में वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितना क्लोज है एक दूसरे के, कितना क्लोज है एक दूसरे के, वो होती है उसकी डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? उसमें पार्टिकल जो है वो कितना क्लोज है। यानी कि अगर मैं बात करूं कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब पार्टिकल एग्जांपल ही लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं एक सॉलिड क्यूब लेते हैं पहले। ठीक है, हम ले लेते हैं एक सॉलिड क्यूब। क्यूब कैसे बनता था? इस टाइप से मैंने एक सॉलिड क्यूब बना दिया। अब इस सॉलिड क्यूब में क्या होंगे? एटम्स होंगे, एटम्स से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कुछ भी है, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड क्यूब है और यहां पे एक गैस है, कोई सी भी। अब ये तो केमिस्ट्री में मैटर में पढ़ लिया होगा ना। मैटर में क्या होता है? तीन स्टेट्स होती हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, गैसेस में बहुत दूर होते हैं, लिक्विड इनके बीच में कहीं पे होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों केसेस में बात करूं तो पार्टिकल डेंसिटी मुझे दिख रही है किसमें ज्यादा होगी? डेंसिटी सॉलिड में ज्यादा होगी। लेकिन इसको हम कैलकुलेशन में किस तरीके से ला सकते हैं? इसको हम मतलब ऐसे देख के नहीं कह सकते कि सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है। भाई हमें एटम दिखाई नहीं दे रहे, हमें ये एटम जो है, पार्टिकल जो है, ये हमको दिखाई तो देंगे नहीं। तो इसको हम कैलकुलेशन में किस तरीके से ला सकते हैं डेंसिटी को? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इनका एक तरीका यूज किया जा सकता है कि मैं इन दोनों का पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं। मैं इनका पर यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे पर यूनिट लेंथ नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कोई लाइन, लेंथ किसके लिए होती है? लाइन के लिए। एक जो लाइन होती है, लाइन है तो उसकी एक लेंथ होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पर यूनिट एरिया भी नहीं ले सकता। एरिया किसका होता है? 2D शेप्स का, जो टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं। सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, तो ये सब क्या है? टू डायमेंशनल शेप्स हैं, इनका एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे थ्री डायमेंशनल चीज है। क्यूब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आता है हमारा क्यूब जो होता है। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और ये गैस भी जो होगी ये हमारे इसी थ्री डायमेंशन में होगी। भाई ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें चार डायमेंशन है मेन। एक तो टाइम का डायमेंशन हो गया, उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे कौन से बचते हैं? तीन डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन डायमेंशन है हमारे। तो तीन डायमेंशन यानी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं इनका पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं, एक तरीका मैं बता रहा हूं, इनको मैथमेटिकली कैसे ला सकते हैं इस चीज को, हम डेंसिटी को। या तो मैं इनका एक तरीका हो सकता है पर यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं इनका। मैंने ले लिया पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ये मैंने छोटा सा वॉल्यूम उठा लिया, यहां से मैंने छोटा सा इसका एक पार्ट कट कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसका एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट कट किया, यूनिट वॉल्यूम। और उतना ही यूनिट वॉल्यूम मैंने इस गैस का भी कट कर लिया, उतना यूनिट वॉल्यूम उतना ही है। यूनिट वॉल्यूम दोनों का बराबर है, ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, दोनों बराबर यूनिट वॉल्यूम ले लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यूनिट वॉल्यूम में मैं चेक कर सकता हूँ कि किसका मास ज्यादा, किसमें ज्यादा पार्टिकल है। मैं यूनिट मास में पार्टिकल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब पार्टिकल को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने ज्यादा पार्टिकल है? यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन हाँ अगर हम उसका मास कैलकुलेट कर लें, हमें उसका मास पता चल जाए, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे
क्योंकि जितना ज्यादा मास उतने ज्यादा पार्टिकल। सिंपल सा हिसाब है, जितना ज्यादा मास उतने ज्यादा पार्टिकल। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या हो गई, हम डेंसिटी के क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट पता है ना, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी बताया था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके पर यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है। उस पूरे ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास रहा हो, मान लेते हैं इस मार्कर का कुछ मास रहा होगा, ठीक है, कुछ मास है इसका, ठीक है। और ध्यान रखना मास, मास की बात हो रही है यहाँ पे, वेट की बात नहीं हो रही, वेट की बात नहीं है यहाँ पे, मास की बात है। मास जिसको हम केजी में लेते हैं, वेट हमारी एक फोर्स है, वेट को नहीं यूज करना, मास को यूज करना है। इसका कुछ मास है, ठीक है, और इसका एक वॉल्यूम भी हो, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी एक लेंथ है, और ये क्या है, एक यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मार्कर नीचे से सर्कुलर है। सर्कल क्या हो गया, टू डायमेंशनल, तो ये तो हो गया टू डायमेंशनल, और थर्ड डायमेंशन ये वाला हो गया, 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसका कुछ वॉल्यूम है, तो इसका मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम उठा लिया पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो कितना वॉल्यूम ले लिया जाए, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर क्यूब है, 7 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, यूनिट वॉल्यूम, तो मुझे क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैं इसके 7 हिस्से कर दूंगा, तो 7 में से जो एक हिस्सा मैंने इसका यूनिट मास, इसका मास कितना, टोटल मास 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब था इसका टोटल मास। अब मुझे पता है मुझे चाहिए यूनिट मास, तो इसको मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इसको, और उसमें से एक पार्ट जो होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका यूनिट मास मिल गया यानी हमको। अब मैं उसको वेइंग मशीन, उसका क्या कहते हैं, वेइंग मशीन कह रहा हूं, हाँ वेइंग मशीन पे उसको मैं रखूंगा, वेट करने वाली मशीन पे, वहां से मुझे मिलेगा उसका वेट। उसको मैं क्या करूंगा, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उससे मैं करूंगा उसको डिवाइड। भाई उस वेइंग मशीन पे मैंने जो पर यूनिट वॉल्यूम इसका काट के रखा, ये मेरा मार्कर था, ठीक है, ये मेरा मार्कर था। अब इसको मैंने क्या किया, इसका मुझे पूरे का, इस टोटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे चाहिए था यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने इसके 7 पार्ट कर लिए, कर लेते हैं इसके 7 पार्ट करते हैं पहले, ठीक है, इसके 7 पार्ट करता हूं मैं, 2 3 4 5 6 और 7, समझ जाना, मतलब 7 हमको इक्वल पार्ट्स करने हैं, 7 पार्ट कर दिए, फिर मैंने इसका एक पार्ट उठा लिया छोटा सा, ठीक है, 7 में से। अब ये इस टोटल का 7 था, मैंने इसके 7 हिस्से कर दिए, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम तो मिल गया। अब मैंने क्या किया, जो इसका पार्ट था इसको मैंने वेइंग मशीन पे रखा, तो क्योंकि मास हम कैसे मेजर करेंगे मास को, तो मास को मेजर करने के लिए मैंने इसको वेइंग मशीन पे रख दिया, तो वहां से मुझे मिला इसका वेट, वहां से मुझे इसका वेट मिला। अब वेट का मुझे फॉर्मूला पता था, क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मुझे इसका मास चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो मैं g से इसमें डिवाइड लगा दूं, m की वैल्यू क्या हो जाती है, w डिवाइडेड बाय g, ये हो जाएगी हमारी m की वैल्यू। तो यानी जो वेइंग मशीन पे इसका वेट निकल के आया उसको मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिलेगा, उसका मास मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का मुझे मास मिल जाएगा। वैसे जो कंप्यूटराइज्ड वेइंग मशीन्स आती हैं हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड वेइंग मशीन जो आती हैं वो हमको मास ही बताती हैं, उनमें कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन उसमें पहले से ही सेट की गई होती है, ये वाली जो कैलकुलेशन है उसमें पहले से सेट की गई होती है, जिससे क्या होता है, वो अपने आप जो उसका वेट होता है ना उसको अपने आप ही g से डिवाइड करके हमको m की वैल्यू दे देता है, वो हमको सीधे, जो हमारी कंप्यूटराइज्ड वेइंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, उनमें एक तरीके से समझ लो उसमें कैलकुलेटर फिट है जो कि ये वाली कैलकुलेशन अपने आप कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसका मास मिल गया, ये मास क्या था, इसके छोटे से यूनिट का मास था, ठीक है। अब इस छोटे से यूनिट का पर यूनिट मास मुझे इसका पता चल गया, इस मार्कर का मुझे पर यूनिट मास पता चल गया, पर यूनिट मास।
या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मुझे मास पता चल गया पर यूनिट वॉल्यूम का। अच्छा, अब मुझे पर यूनिट वॉल्यूम इसका मास पता है। अब इसका कितना भी मुझे वॉल्यूम दे दो मैं बता दूंगा कि उस टोटल वॉल्यूम का कितना मास है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो पर यूनिट मास निकल के आया वो हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, क्या ले लिया जाए, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी यूनिट है। वो अभी मैं बताऊंगा, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तब मैं यूनिट वगैरह भी सब बताऊंगा। अभी के लिए मैग्नीट्यूड मान लो 5 है, इसका जो पर यूनिट मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वो 5 है। इस छोटी सी 1 सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट का जो मास निकल के आया वो 5 निकल के आया। ठीक है, 5 जो वॉल्यूम था उसका मैग्नीट्यूड 1 था, क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम ले रहा है हमको, यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो 5 है। ठीक है, अच्छा अगर अब मुझसे कोई पूछे, मुझे यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है उसका, अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल मार्कर का जो वॉल्यूम है वो 7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब मुझे क्या पता है, ये पता है। अब मुझसे कोई इसका मास पूछ ले, इसका किसी ने मुझसे मास पूछा, तो मैं क्या करूंगा, भाई पर यूनिट का इतना है, तो 7 इस जैसी 7 यूनिट, इस जैसी 7 यूनिट, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इस जैसी 7 है यहाँ पे, तो यानी मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस पूरे मार्कर का मास मिल जाएगा। यानी इस पूरे मार्कर का मास कितना हो जाएगा, 35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे को कोई अब यहाँ पे 2 मार्कर दे दे, 2 मार्कर दे दिए, किसी ने 3 मार्कर दे दिए, तो अब मैं इस पर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इससे मैं उन सभी का मास बता सकता हूं। मतलब सबका सबका टोटल मास मैं बता सकता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम की मदद से। तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। ये जो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसी को हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी। इससे हमको क्या आइडिया भी लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल जो है वो कितने क्लोज हैं। ठीक है, ये आइडिया भी हमको इससे लगता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह। डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन क्या हो सकती है, डेंसिटी की डेफिनेशन यही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास of an object per unit volume of object। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम लिया हमने, और उस यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही क्या होगी, उसकी डेंसिटी। अच्छा, अगर यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला दिखाएं, तो डेंसिटी को अभी तो हम डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डी से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल डी से। वैसे जो डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो एक सिंबल होता है इस टाइप का, ये इस सिंबल को, ये थोड़ा पी जैसा बनता है, देखो इसको इस तरीके से, या फिर ऐसे बना लो, एक पी बनाया और उसकी नीचे से एक टेल निकाल दी। ठीक है, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, ये जो सिंबल हमारा बना इसकी स्पेलिंग होती है RHO, रो, रो, RHO, इसको हम बोलते हैं रो। ये सिंबल होता है डेंसिटी का। लेकिन अगर नॉलेज के लिए बता दिया, अगर ये कहीं पे मान लो डेंसिटी का क्वेश्चन है कोई डेंसिटी का, लेकिन उसमें डेंसिटी जो दिया वो ये सिंबल यूज किया हुआ है, अब तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये सिंबल नहीं पता होगा। उसमें मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रो इज इक्वल टू 1.062, ये दिया हुआ है मान लो, अब तुम्हें क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा कि ये क्या दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने बता दिया, अगर ये दिया हो तो समझ जाना डेंसिटी दी हुई है। वैसे हम जनरली क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल डी को भी यूज कर सकते हैं, और करके लिख देता हूं रो, याद रखना रो, RHO लिख लो इसे कहीं पे साइड में। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने पिछले वीडियो में बताया, बहुत वीडियो से बताता रहा हूं, तो आदत हो गई होगी। किसी भी चीज का जब पर यूनिट करना होता है तब हम उससे डिवाइड लगा देते हैं। जैसे कि स्पीड के केस में हमने क्या किया था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो उसमें टाइम से डिवाइड लगाया था, d/t, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसी तरीके से पिछले वीडियो में भी कुछ ऐसा आया था। हाँ,
प्रेशर के पिछला वीडियो था तो उसमें क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां पे F बाय A किया था, F डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है हमारी डेंसिटी। अच्छा अगर इसकी अब ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो पहला केस तो हम ले लेते हैं एसआई यूनिट का, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाए। तो भाई एसआई यूनिट लेनी है हमको डेंसिटी की, तो हम इन दोनों की एसआई यूनिट ले लेते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो बस यूनिट बन गई, एसआई यूनिट हमारी डेंसिटी की आ गई, हमारी क्या निकल गई, केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केजी स्लैश मीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर -3, तीनों ही हमारी सेम यूनिट है, एसआई यूनिट है हमारी डेंसिटी की, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं, अब इसकी कोई भी यूनिट ले लो और इसकी कोई यूनिट ले लो, तो वही यूनिट इस तरीके से लिख के डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी, जैसे अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था वहां पे। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर जो यूनिट आएगी, ऊपर जो लिखी जाएगी न्यूमरेटर में, वो मास की यूनिट, कोई सी भी मास की यूनिट होनी चाहिए, मास की यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो एग्जांपल था उसमें क्या था, मैंने लिखा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो अगर यहाँ पे केजी की जगह मैंने ग्राम ले लिया, इसकी यूनिट मैंने किलोग्राम की जगह ग्राम में ले ली, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट तो है ना, एसआई नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो वाली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो यूनिट तो है ना, कुछ भी। यहाँ पे तो क्या हो गई, हमारी मास की यूनिट आ गई। यहाँ पे जो लेंथ की यूनिट होती है, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, उसका क्यूब, उसका क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लेंथ की यूनिट का क्यूब। अच्छा ये वॉल्यूम जो होता है उसमें क्यूब क्यों आता है, लेंथ का क्यूब क्यों कर देते हैं, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एरिया में हम ऐसे क्यों लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब क्यों लिखते हैं एरिया में। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, हाँ ये रहा, ये देखो डस्टर है, इसमें ये 3 डायमेंशंस होंगे, जैसे कि मैंने इसको ये रखा डस्टर, ये रखा मैंने डस्टर को, तो ये क्या है, ये देखो ये रही इसकी एक्स एक्सिस, दिख रही है, एक्स एक्सिस जो कि यानी हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस। ये देखो ये वाई एक्सिस, ये वाली छोटी सी वाई एक्सिस, छोटी सी ये वाई एक्सिस हो गई, वो वाली वाई एक्सिस जैसे ये वाली वाई एक्सिस। इसी तरीके से जेड एक्सिस जो है, ये जो जेड एक्सिस है, ये मैं थोड़ा स्लैंट बना दी, लेकिन ये बाहर की तरफ आ रही है, इमेजिन करो ऐसा, ये बाहर की तरफ आ रही है, ये ऐसे बाहर आ रही है, जेड एक्सिस जो है ये 3D है, 3 डायमेंशन, ये जेड एक्सिस जो है ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ बोर्ड में से बाहर आ रही है। तो ये देखो, ये तो हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसकी जो डेप्थ है, ये जो गहराई है, जो ऐसे दिखाई नहीं दे रही 2 डायमेंशन में, ये वाली जो लेंथ है, ये क्या है इसकी, जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होती है कोई भी हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसमें। अब अगर हमें उसका एक, अगर हमें किसी कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका ये जो व्हाइट वाला सरफेस है हमारा डस्टर का, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसको हम 2 डायमेंशनल मान सकते हैं। तो इसका अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया में क्या है, सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दो डायमेंशन है, तो पावर में क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 डायमेंशन है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ भी क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में, विड्थ क्या है, वो भी मीटर में ही होगी, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसकी हाइट का भी मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए, और भाई ये तीनों होंगे मीटर में, एसआई अगर है तो एसआई यूनिट अगर लिए तो ये दोनों तीनों मीटर में होंगे। तो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो वो हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी की यूनिट हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है हमारी केजी पर मीटर क्यूब, और यूनिट हम क्या ले सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 1 ml, 1 ml जो होता है वो होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, मिलीलीटर।
1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है हमारा 1 मिलीलीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर। लीटर मिलीलीटर सुना होगा ना, वॉल्यूम होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम 1 मिलीलीटर लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है डेंसिटी की, ये वाली भी यूनिट हो सकती है ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब। एक ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी और एक ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई कुछ डेंसिटी के बारे में। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका डेंसिटी का। नोट अगर नहीं किया था तो वीडियो को बैक करके नोट कर लो। ये क्यों आवाज कर रहा है। हाँ, तो अब देखते हैं एक डेंसिटी का क्वेश्चन। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज एक मिनट, ये लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखते हैं ना, है ना। मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज ये, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज वन, कितना हो गया है 15,600 केजी 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील। उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट का भी कोई खेल नहीं खेलना, ऐसा यूनिट दोनों दी हुई है पहले से गिवन। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 सेकंड लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 5 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन अगर इसमें 5 से ज्यादा सेकंड लग रही है तो मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्लो है, कैलकुलेशन पे काम करने की जरूरत है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी या फिर इसी को हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सीधे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अपने आप वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर क्यूब है यानी वॉल्यूम दिया हुआ है पहले से, मास भी दिया हुआ है और दोनों ऐसा ही यूनिट में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे वैल्यू पुट करो, कितना हो गया, मास कितना है 15,600, यूनिट वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी केजी पर मीटर क्यूब। बोर्ड दिख रहा है वहां तक का, नहीं दिख रहा है। इसको हमने सॉल्व किया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी निकल के आई किसकी, स्टील की, और हम कह लें रो, ठीक है। ये हमारी डेंसिटी निकल के आई स्टील की, क्या है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब स्टील का अगर हम 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लें, 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो बहुत बड़ा हो जाता है 1 मीटर क्यूब, मतलब उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो। 1 मीटर बहुत बड़ा हो गया, जितना बड़ा मेरा बोर्ड है ना ये 1 मीटर का है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का है ये, ठीक है। मतलब लेंथ भी उसकी 1 मीटर हो, विड्थ भी उसकी 1 मीटर हो, उसकी जो डेप्थ है मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये भी 1 मीटर हो, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरीके का अगर हम क्यूब ले लें, इस तरीके का स्टील का हमने क्यूब ले लिया 1 मीटर क्यूब का, तो उसका जो मास होगा वो ये होगा, उसका मास कितना होगा 7800 केजी। 1 मीटर क्यूब का अगर हम स्टील ले लें तो उसका मास होगा 7800 केजी। तो ये कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ट्रिक खेल सकता तो क्या खेल सकता था, क्वेश्चन में मान लो दे देता मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज ये, कैलकुलेट इट्स रो, सिंबल दे देता। तो सिंबल मैंने बता दिया, इसको हम सिंबल को क्या बोलते हैं, रो, RHO, और इसका मतलब क्या होता है डेंसिटी। और क्या हो सकता था इसमें, वो दे देता कि इसका भाई इसने यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, सीधे वॉल्यूम देने की बजाय उसके वैसे डायमेंशन दे देता, 2 मीटर क्यूब है तो बता देता
2 मीटर क्यूब देने की जगह कह देता मास ऑफ स्टील इज ये, और उसके डायमेंशन बता देता कि उसकी लेंथ है कुछ, उसकी विड्थ कुछ है, उसकी डेप्थ कुछ है, लेंथ है, विड्थ है और डेप्थ है, ठीक है, ये सब बता देता। तो पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते, कैसे करते, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, तीनों डायमेंशंस को, तो हमारा वॉल्यूम आ जाता, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कब करते, अगर उनकी यूनिट सेम होती, यूनिट सेम होती, ठीक है, और उसका मास दिया फिर वॉल्यूम आ जाता, तो फिर मास बाय वॉल्यूम करके डेंसिटी निकाल लेते। सिंबल हमको पता चल ही चुका है, अगर सिंबल भी दिया होता तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये डेंसिटी का। अच्छा, अब मैं तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर का बता देता हूं। अगर मान लो केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ और तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर उल्टा दिया हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हमें मास दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं छोड़, उल्टा देखते हैं पहले, केजी पर मीटर क्यूब में आंसर दिया हुआ है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में हमें जो है वो डेंसिटी दी हुई है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, यही तो हमें करना है इसमें, ठीक है। तो कन्वर्जन देखते हैं। अच्छा, एक केजी में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम हो गए हमारे, मैं इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी बिल्कुल मैं इरेज ही कर देता हूं उसको, ठीक है। देखो मैंने ये जो केजी था, केजी की जगह मैंने लिख लिया 1000 ग्राम, केजी की जगह मैंने 1000 ग्राम लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब है, यानी इस मीटर क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर का क्यूब हो जाएगा, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैंने ये वाला जो मीटर है, इस वाले मीटर की जगह मैंने यहां पे लिख लिया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इस वाले मीटर की जगह मल्टीप्लाई, इस वाले मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह भी 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इस वाले मीटर की जगह भी मैंने क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, इस वाले मीटर की जगह भी 100 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, इस वाले मीटर की जगह भी 100 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है, हो गया। किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम लिख लिया। अच्छा, ये एरो वगैरह हटा दूं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे, इनको हमने हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जरा नीचे से थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, इनको मल्टीप्लाई में है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1000 है, 1000 ग्राम है ऊपर। अब देखो 1000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया 10,000, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया 10 लाख, ठीक है, ये हो गया 10 लाख। और अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इनका 100 100 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10 लाख। अच्छा, अगर मैं अब इनके सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर बन जाता है सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा आंसर बन गया सेंटीमीटर क्यूब। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो यानी वैल्यू जो आई हमारी, वैल्यू निकल के आई हमारी 1 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा निकल के आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैंने वो लिख दिया, इससे जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो तो बचे 3 जीरो, 1000 रह गया नीचे। यानी अब मैंने इसी को तो सॉल्व किया, ये क्या था हमारा केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा केजी पर मीटर क्यूब ही तो था जिसको हमने सॉल्व करके हम यहां तक ले आए। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर यहां पे आ जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमको इसमें दी हुआ है, केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो अगर हम उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमको एसआई यूनिट में दी हुई है, उसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी, या फिर मैं कहूं ग्राम पर एमएल में आ जाएगी। ग्राम पर एमएल सेंटीमीटर क्यूब ग्राम एमएल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर क्यूब को मैंने मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखा, फिर मीटर की केजी की जगह पे मैंने 100,000 ग्राम लिख दिया। ठीक है, मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख दिया। उसको सॉल्व किया, न्यूमेरिक पहले उसकी न्यूमेरिक जो वैल्यू है नंबर उसको कैलकुलेट किया, तो 1000 की जगह 1000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया हमारा 10 लाख। ठीक है, फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी यूनिट बन गई, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करके हमारा 1/1000 का फैक्टर आ गया। ठीक है, जो 2x करके देख रहे होंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो मैंने इतना तेज बोला। तो हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसी तरीके से हम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास क्या वैल्यू निकल जाएगी, इसे भी हटाओ यहां से। 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर मैं अगर हम इसका उल्टा केस देखें, अगर हमको ये दिया हुआ है, हमको क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट यानी ये चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, हमको ये दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं इस 1000, यहाँ पे 1000 क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1000 से, 1 से डिवाइड ही तो किया 1000 को। इस 1000 को अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा तो क्या ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब, क्यूब, तो इसके बराबर होगा। तो ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूनिट को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मुझे कोई यूनिट है वो इसमें दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है, मुझे इसको एसआई में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं उसमें क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को ये वाली यूनिट एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी नोट करो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा नहीं, रिलेटिव डेंसिटी से पहले मैं कुछ कॉमन डेंसिटीज बता देता हूं, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स की। डेंसिटी का यूज होगा अभी हम अगले वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें और यूज होगा डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी। तो अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की मेरे पास यहाँ डेंसिटी है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, पहले वाटर की बात कर लें। इसको याद रखना, वाटर की जो डेंसिटी है अगले वीडियो में यूज करेंगे। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्जन देख लेना, वही कन्वर्जन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेम कन्वर्जन है। 1000 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओगे तो वही जो अभी लिखा था वही आ जाएगा। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर वाटर का हमने वॉल्यूम लिया 1 ml, ये 1 ml ही तो है सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml वाटर लिया मैंने, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम। ये हो गई वाटर की डेंसिटी। और बात करें डेंसिटी की, तो ये डेंसिटी है हमारी आइस की। तो आइस की जो डेंसिटी है वो है हमारी 920 kg और मीटर क्यूब। 920 मीटर पर
सॉरी 920 kg पर मीटर क्यूब, ये है हमारी आइस की डेंसिटी। ध्यान से देखो तो आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है हमारी, ठीक है। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। इसको इसमें कन्वर्ट करना जरा, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, करके देखो जरा। वीडियो को पॉज करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। हो गया? अरे यार 1000 से सीधा डिवाइड करना है ना, कर दो। 3 जीरो है, 3 जीरो पीछे आ जाएंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आइस की डेंसिटी। दोनों यूनिट्स में बता रहा हूं मैं इसीलिए, ठीक है। और किसकी यूनिट हम ले सकते हैं? ग्लास जो होता है हमारा, कांच जो होता है, उसकी डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। या फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1.5 और केजी पर मीटर क्यूब में 1500। इन डेंसिटीज को याद कर लेना। एक मिनट, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू में गड़बड़ है, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। हाँ अब ठीक है। ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2500 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो मेनली यूज कर रहे होंगे डेंसिटी, वो होगी हमारी वाटर की। वाटर की डेंसिटी को हम यूज कर रहे होंगे मेनली। अभी अगले वीडियो में और समझ में आएगा डेंसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम समझेंगे तब पता चलेगा डेंसिटी किस तरीके से यूज हो रही होती है। कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर है तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डेंसिटी ही है उसका रीजन, डेंसिटी उसका रीजन है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, वो तो उसमें सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो उसमें फ्लोट करेगा, ठीक है। मतलब एक यहां पे मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर है, एक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मान लो मैंने आइस क्यूब रखा, एक आइस क्यूब रखा मैंने वाटर के ऊपर। तो आइस क्यूब क्या होता है, कभी भी घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो अपने आइस क्यूब को वाटर में डालना, तो आइस क्यूब जो होता है वो ऊपर फ्लोट करता है। आइस क्यूब उसमें सिंक नहीं करता, ऊपर फ्लोट करता है। आइस क्यूब क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करता है, मतलब ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, ऊपर स्विमिंग करता रहेगा आइस क्यूब जो होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, मतलब वाटर से कम है आइस, तो वो उसमें सिंक नहीं करेगा, उसमें ऊपर फ्लोट करेगा। वहीं पे अगर हम एक काम कर रहे हैं, आयरन नेल लेना, आयरन का नेल कील जो होती है उसको वाटर में डालना, तो वो क्या होगी, नीचे सिंक कर जाएगी। आयरन नेल क्या करेगा, वो इसमें सिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7800 केजी पर मीटर क्यूब, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दिख रहा है आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए वो नीचे सिंक कर जाएगा। अगली वीडियो में देखेंगे इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैंने बता दिया बस कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा मजेदार क्वेश्चन। आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो आयरन को तो वाटर में डूब जाना चाहिए, सही बात है, आयरन को वाटर में डूब जाना चाहिए। लेकिन ये जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जितने भी शिप्स होते हैं सारे आयरन के बने होते हैं। तो आयरन के इतने बड़े शिप्स जिनका मास बहुत ज्यादा है वो क्यों नहीं सिंक करते, वो क्यों ऊपर फ्लोट करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डेंसिटीज देखी। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, छोटा सा टॉपिक है। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके लिख दिया है। ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज को वाटर की डेंसिटी से जब हम कंपेयर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव यानी रिश्तेदार, रिलेटिव
डेंसिटी, रिश्तेदार डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिश्तेदार वाली डेंसिटी, रिश्तेदार नहीं है ये, रिलेटिव मतलब कंपेरेबल, जिससे कंपेयर करके लिखी गई है। तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके लिखते हैं तब वो क्या बन जाती है, रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला देखें अगर हम रिलेटिव डेंसिटी का, तो इसके लिए मैं सिंबल यूज कर देता हूं डी और नीचे छोटा सा आर लिख देता हूं, ठीक है, दिख भी रहा है कि नहीं पता नहीं कैमरे में, ये मैंने लिखा डी और इसके नीचे छोटा सा आर बना दिया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बात खत्म। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। अभी बताता हूं कैसे, अभी बताता हूं कैसे। फॉर्मूला लिख लिया था, अब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। मान लो मुझे आइस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आइस जो हमारी आइस होती है, बर्फ जो होती है, आइस की मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो आइस की मुझे डेंसिटी पता थी, तो एसआई यूनिट में क्या थी उसकी, 920 kg पर मीटर क्यूब। ये थी हमारी। वाटर की कितनी थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये थी हमारी वाटर की डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी आइस की डेंसिटी 920 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान से अगर देखा जाए तो जीरो से जीरो तो हो गया कैंसिल, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.92 और ये इससे ये हो गया कैंसिल, केजी से केजी गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, यूनिट से यूनिट हो गई कैंसिल। यानी इसके लिए तो हमारे पास कोई यूनिट बची ही नहीं। जो हमारे पास यूनिट थी, यूनिट तो कैंसिल हो गई, यूनिट में तो लड़ाई हो गई ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज दिखती है, तो उनमें क्या होती है, लड़ाई, एक दूसरे को मार देते हैं, वो एक दूसरे को इन्होंने मार दिया, इसके लिए हमारे पास कोई यूनिट ही नहीं बची। यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेस होती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी आई वो क्या आई हमारी 0.92, बस 0.92, कोई यूनिट नहीं लगानी इसके आगे, कुछ नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि ये क्या रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट्स ने एक दूसरे को मार दिया। अगर मान लो अगर चलो मैंने मान लो ऐसा यूनिट में मैं नहीं लेता, मैंने भी केजी पर मीटर क्यूब ले लिया, ऐसा यूनिट में ना लेता उसे। आइस की डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर एमएल में कितनी थी, ग्राम पर एमएल में कितनी थी, 0.92 ग्राम पर एमएल, ठीक है, ये थी। वाटर की कितनी थी, 1 ग्राम पर एमएल, ये हमारी वाटर की थी। अब इसको निकालें अगर हम डी रिलेटिव डेंसिटी तो कितनी हो गई, 0.92 ग्राम पर एमएल डिवाइडेड बाय वाटर की है 1 ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आंसर आ गया 0.92। फिर से हमारी रिलेटिव डेंसिटी सेम आ रही है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल, इसमें भी कैंसिल हो गया, यूनिट ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों सेम थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख गई, मार दिया एक दूसरे को, खत्म खेल, यूनिट इसके लिए कोई बची नहीं, यानी रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारी, यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। तो अब रिलेटिव डेंसिटीज निकालना, जो मैंने कुछ डेंसिटीज लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ग्लास की लिखवाई थी, आयरन की लिखवाई थी, उनको निकालना, उनकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है।
जैसे कि आयरन के लिए मैं निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, जो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी हमने ग्राम पर एमएल में लिखी थी, ग्राम पर एमएल में जो हमने डेंसिटी लिखी थी उसमें से ग्राम पर एमएल को हटा दो, वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी है। अभी देखा था ना, ग्राम पर एमएल में उसकी आइस की जो डेंसिटी थी वो क्या थी, 0.92 ग्राम पर एमएल, और जो उसकी रिलेटिव आई वो क्या आई, 0.92। यानी क्या हुआ, बस यूनिट हट गई उसमें से, और क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर आयरन की बात करूं तो आयरन की कितनी थी, 7800 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की कितनी थी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहां तो हमें वाटर की लेनी है क्योंकि डेफिनेशन ऑफ केम क्या है, डेंस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी तो हमें लेनी है। तो डी रिलेटिव क्या होगा, ऊपर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी 7800 केजी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर मीटर क्यूब। फिर से क्या हुआ, यूनिट ने तो एक दूसरे को मार दिया, जीरो से जीरो मर गए, ठीक है। बचा क्या, 78 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7.8। बस रिलेटिव डेंसिटी है, यूनिट कैंसिल हो गई, यूनिट मर गई, यूनिट इसके लिए बची नहीं, तो 7.8। आयरन की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 7.8। अगर ध्यान से देखें तो आयरन, वीडियो में बैक जाना और देखना, आयरन की मैंने ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या यूनिट, क्या वैल्यू लिखवाई थी। मार्कर का ढक्कन गिर गया, लेक्चर बढ़िया हो गया। कौन कहता है इसे, बताओ, बता दूंगा बाद में, कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो को बैक जाके देखो, वीडियो में तो मैंने जो आयरन की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो डेंसिटी लिखवाई थी वो भी 7.8 थी। आयरन की डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 7.8, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी भी यही, बस क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं। वहां पे एक यूनिट थी, क्या थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वहां पे वो यूनिट थी, यहाँ पे यूनिट ही नहीं है। यूनिट तो लड़के मर के खत्म हो गई, ठीक है, लड़के खत्म हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। तो यही थी हमारी रिलेटिव डेंसिटी। क्वेश्चन ट्राई करना, रिलेटिव डेंसिटी जो, अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कोई भी बुक होगी, कोई सी बुक तो होगी ना, उसमें क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी दे रखी होंगी, नहीं तो फाइंड आउट करो, नेट से, गूगल से फाइंड आउट करो, डेंसिटीज निकालना, फिर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मिल गई, फिर उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, यूनिट में कन्वर्ट करना उसको। प्रैक्टिस है वो, तो प्रैक्टिस अपने हाथ में है, कितनी भी कर सकते हैं हम। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अगले वीडियो में अब जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और बॉयंसी के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है और देखते हैं अगले वीडियो में हम चैप्टर को अगर एंड कर पाते हैं तो। थैंक यू।